This could be the world's cleanest factory. It's at the cutting edge of human achievement, where technology meets the future. And it's constantly developing. If you cannot innovate, you will not survive in this industry. They take silicon, one of the world's most common materials, and stack billions of circuits and transistors on it. Their mission, to add billions more on chips that are always getting smaller. Every day you need to do something new. If not, you are falling behind. In a world where everything depends on computing power, tomorrow is being created right here, inside this mega factory. दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका नहीं बल्कि एक छोटा सा आइलैंड है जिसके बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोलैप्स हो सकती है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ताइवान। दोस्तों, आप क्या सोच सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा देश जो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, जहां 60% लोग सिर्फ खेती से अपना गुजारा करते थे और वो आज दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। आज हम बात करने वाले हैं ताइवान के इकोनॉमिक मिरेकल की। China, August 1945. The defeat of the common enemy, Japan, finds key areas of China held firmly by the communists, while the Russians, who sign a treaty of friendship and alliance with Chiang Kai-shek, occupy Manchuria. For the moment, Chiang, in his 59th year, is the symbol of victory, still a highly revered figure to most of his half-billion people. While the nation's economic and financial potential are good, politically and socially the years of strife have left their erosive mark on all classes. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ताइवान की हालत बहुत ही खराब थी। चाइना और जापान की वॉर ने जमीन को बंजर बना दिया था और बची कुची कसर भी चाइनीज सिविल वॉर ने इसके बाद पूरी कर दी। तब ताइवान हद से ज्यादा गरीब था और लोग खेती करके 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से कमा पा रहे थे। लेकिन 2019 तक आते आते ताइवान की इकोनॉमी 1.2 ट्रिलियन को पार कर चुकी थी। हाउ इज दैट पॉसिबल? और उनकी परचेसिंग पावर पैरिटी जो थी वो थी $52,300, जो आज के यूरोपियन देशों से भी आगे चल रही है। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज दैट, और हमारे मन में एक ही सवाल आता है, इतनी तबाही होने के बाद भी ताइवान ने इतनी तरक्की कैसे की? हाउ? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ताइवान के पास कुछ नहीं था सिवाय उम्मीद के। तब एंट्री होती है यूएस एड की। 1950 से 1965 तक अमेरिका ने ताइवान की इकोनॉमी में इतना पैसा पंप किया जो उनके जीडीपी का 6.5% था। ये सिर्फ एक भीख नहीं, एक इकोनॉमिक स्टिमुलस था जिसके वजह से ताइवान अपनी पहचान 4 एशियन टाइगर्स की लिस्ट में स्थापित कर पाया। 8% की ग्रोथ रेट उस हिसाब से उस वक्त में एक चमत्कार के बराबर थी। इसके बाद आया द साइलेंट रिवॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। पहले सीन कुछ और था। 70% लोग फार्मर्स थे, टेनेट फार्मर्स, मतलब मेहनत उनकी और मलाई लैंडलॉर्ड्स की। बट 1949 में द प्रोविजनल गवर्नर ऑफ ताइवान चेंग चेंग ने 1949 में लैंड रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया। इस लैंड रिफॉर्म के तहत बिना किसी खून खराबे के किसान अपनी मेहनत से खुद कमाएंगे और खुद खाएंगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि चावल का प्रोडक्शन 46% से बढ़ गया। और जब लोगों का पेट भरा तब लोगों ने फैक्ट्री का रास्ता पकड़ा। इसके बाद आया द मास्टर स्ट्रोक, इन्वेस्टिंग इन पीपल। ताइवान के पास सोना या तेल नहीं था तो उन्होंने अपने सबसे बड़े एसेट पर दाव लगाया, वो थे इंसान, ह्यूमंस। उन्होंने अपने एजुकेशन और स्किल पर इतना इन्वेस्ट किया कि आज उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI एशिया पे 6 नंबर पर आता है। इसी इन्वेस्टमेंट का नतीजा था TSMC। TSMC pioneered the dedicated semiconductor foundry business model with leading-edge technology, unmatched manufacturing capabilities, and customer partnerships. TSMC has established a competitive advantage to unleash innovations in the global semiconductor industry. TSMC continues to invest in R&D to provide the industry's most advanced and comprehensive manufacturing process technologies. The company manufactures over 10,000 different high-yield and high-quality customer-designed integrated circuits every year.
These circuits are found in smartphones, high-performance computing, IoT, automotive electronics, and consumer electronics products. ताइवान ने दुनिया की सबसे पहली सेमीकंडक्टर फाउंड्री बनाई। आज जो लैपटॉप या फोन आप यूज कर रहे हो उसके अंदर की चिप यानी दिमाग ताइवान ने बनाई है। ताइवान आज खेती से उठकर एक टेक जायंट बन चुका है और इसे ही नाम दिया गया द ताइवान मिरेकल। नाइनटीन 1970 में सब देशों के पास बड़े बड़े रिसोर्सेज थे, पर ताइवान ने एक अलग और नया रास्ता बनाया। उन्होंने उस वक्त का पूरा हर चीज एक ही चीज पर निर्भर कर दिया और एक ही चीज में इन्वेस्ट कर दिया, और वो सबसे फ्यूचरिस्टिक चीज थी सेमीकंडक्टर्स। This is the birthplace of the world's largest chip maker, TSMC, the Industrial Technology Research Institute, or ITRI. Founded in 1973, ITRI is a government-sponsored non-profit organization. The institute was designed to accelerate Taiwan's technological advancement and help transform the country's economy from labor-intensive low-output manufacturing to a global tech leader. ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि ताइवान गवर्नमेंट की एक सोची समझी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग थी। ताइवान गवर्नमेंट ने ITRI बनाया। ITRI का मतलब है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और अमेरिका के RCA मतलब ही रेडियो कॉर्पोरेशन कंपनी के साथ टेक्नोलॉजीज इंपोर्ट की। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपना सारा पैसा, सारा सब कुछ इन्वेस्टमेंट रिसर्च पर खर्च कर दिया, जिसका नतीजा था कि उनकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनकर तैयार हो गई। 1987 में एंट्री होती है द गेम चेंजर मॉरिस चैंग की। First thing you have to do is to climb to the top of a high building. Did you anticipate those kinds of changes when you began the company? Did you think you could have that kind of impact around the world? No, not at all, John. Actually, the very idea, the new business model, the pure play foundry business model. उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जो उस टाइम के हिसाब से किसी के पास नहीं था, द प्योर प्ले फाउंड्री। इसमें TSMC खुद के लिए चिप्स नहीं डिजाइन करेंगी, बल्कि दूसरे कंपनीज के लिए वो चिप्स बनाएंगी। इससे कंपनीज जैसे एप्पल और एनवीडिया का मानो डर ही खत्म हो गया हो। सब कंपनीज ने अपने चिप्स ताइवान से बनवाना शुरू करवा दिया। ताइवान ने अपने इंजीनियर्स को इतना डिसिप्लिन और स्किल सिखा दिया है कि उनका हिस्ट्रिंग साइंस पार्क आज दुनिया के एक टेक क्लस्टर बन चुका है। आज दुनिया के जितने भी एडवांस चिप्स हैं वो 90% ताइवान में बनते हैं। आज के टाइम पे उनका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री उनके GDP का 15% कंट्रीब्यूशन करता है। इसे ही कहा गया द सिलिकॉन शील्ड ऑफ ताइवान। मतलब ताइवान पूरी दुनिया के लिए अनरिप्लेसेबल हो चुका है, जिसके वजह से वो टेक्नोलॉजिकल बैकबोन पूरी दुनिया को प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ताइवान एक गरीब खेतीहारी देश से टेक जायंट कैसे बना, बट इसके ऊपर एक गहरा साया है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना। By land, air, and sea, China is showing off its military might, releasing footage of a major exercise around Taiwan, its first in the region since April. Taiwanese defense officials say they counted 89 aircraft and drones, along with dozens of Navy ships, warships, and Coast Guard vessels. Beijing has long claimed Taiwan as part of its territory and says these latest drills are a warning against what it describes as separatist forces and external interference. चाइना दुनिया का सबसे बड़ा देश होने के बावजूद भी इस आइलैंड को पाने के लिए इतना बेकाबू और बेताब क्यों है? ये सिर्फ एक जमीन की जंग है या फिर बात कुछ और है? सबसे पहले बात करते हैं जियोग्राफी की। अगर चाइना ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उसे पूरे शिपिंग रूट का एक्सेस मिल जाएगा। स्पेसिफिक ओशियन में चाइना की मिलिट्री की रीच इतनी बढ़ जाएगी कि अमेरिका भी उसे रोक नहीं पाएगा। अमेरिका ने एक चेन स्ट्रैटेजी बनाई थी जिसके तहत वो उसे घेर सकता था, बट वो भी टूट जाएंगी। इसका मतलब चाइना ताइवान पे अपना मिलिट्री बेस बनाकर उसे कब्जा सकता है। अब आ जाते हैं उनके हिस्ट्री पे। अ स्कार ऑन दी नेशन। चाइना के लिए ताइवान एक आइलैंड नहीं बल्कि उनकी इज्जत का सवाल है। वो इसे द ब्रेक अवे प्रोविंस मानते हैं। चाइना का कहना है 1949 में जो सिविल वॉर का बंटवारा हुआ वो चाइना के लिए एक गहरे जख्म छोड़ देता है, जिसके वजह से 2049 तक वो ताइवान को अपनी जमीन बनाना चाहता है, जिसके वजह से उनमें नेशनलिज्म की आग आज भी भड़कती है। बट क्या ताइवान के लोग उनसे मिलना चाहते हैं? Is the feeling here in Taiwan? No, we will not take his word lightly. Keep the status quo is our main goal. Basically, that is Taiwan
as a democracy. एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ 1.6% लोग ही चाइना के जमीन से जुड़ना चाहते हैं, बाकी के 85% लोग चाहते हैं स्टेटस ऑफ क्यू। अब ये स्टेटस ऑफ क्यू है क्या? स्टेटस ऑफ क्यू वो है जो लोग चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, क्योंकि हम जानते हैं चाइना एक डेमोक्रेटिक देश नहीं है। वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन से कमेटी या इलेक्शन डिसाइड नहीं होते या फिर नेता डिसाइड नहीं होता। बट ताइवान इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर लोग वहाँ पे जुड़ जाएंगे तो उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी सब छीन जाएंगी। बट हम सबके मन में एक ही सवाल है, क्या चाइना इतनी इजीली ताइवान को इन्वेड कर सकता है? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स की माने तो चाइना और ताइवान के बीच में 200 किलोमीटर का एक गहरा समुंदर है। इसके बाद भी अगर चाइना ने 5 लाख की मिलिट्री भी गैदर कर ली तो आज के टाइम पे वो एक मिलिट्री कैरेस्ट्रॉप साबित हो सकता है, जिसके वजह से ताइवान को इन्वेड करना इम्पॉसिबल है। ताइवान की पहाड़ी और उनकी जमीन और उनका सिलिकॉन शील्ड उन्हें प्रोटेक्ट करता है। आज के टाइम पर किसी ने ताइवान पर हमला किया तो पूरी इकोनॉमी डाउन हो सकती है या फिर ठप पड़ सकती है, क्योंकि आज के पूरे 90% एडवांस चिप्स ताइवान में बनते हैं। आपके फोन से लेकर आपके लैपटॉप तक पूरा चिप्स ताइवान के कंट्रोल में है, या फिर हम ये कह सकते हैं सिलिकॉन शील्ड पूरा ताइवान का है। अगर आज उस पर हमला हुआ तो इकोनॉमी पूरी तरह ठप पड़ सकती है। ये थी ताइवान की कहानी, एक छोटे से आइलैंड की जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दी। दोस्तों, ताइवान की सक्सेस के बाद हर एक देश का भी एक ही सपना है, अपना खुद का एक सिलिकॉन वैली बनाना। और इस रेस में अब भारत भी उतर चुका है। 2026 के बजट एलोकेशन में निर्मला सीतारमन, आवर फाइनेंस मिनिस्टर, हैज एलोकेटेड अ ह्यूज बिग बजट टू द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। इसका मतलब इंडिया अब सिर्फ चिप्स यूज नहीं करेगा बल्कि उसे प्रोड्यूस भी करेगा और बनाएगा भी। We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. पर ये रास्ता इंडिया के लिए इतना भी आसान नहीं है। इंडिया ने इससे पहले भी बहुत बार सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश की है। 1980s के टाइम पे चंडीगढ़ में SCL मतलब सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड बनाई गई थी, बट सम मिस्टीरियस फायर, रहस्यमय आग लगने की वजह से वो पूरी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खाक हो गई। इसका क्या रीजन है हमें आज तक नहीं समझा। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी और विजन की कमी होने की वजह से हम ताइवान और साउथ कोरिया से बहुत पीछे हो गए। हमने ट्रेन तो पकड़नी चाहिए पर स्टेशन पर बहुत लेट पहुंचे। लेकिन अब सीन बदल रहा है। ताइवान खुद इंडिया की मदद कर रहा है, लेकिन अभी ही क्यों? क्योंकि उसे पता है चाइना का खतरा। वो अपने एग्स की बास्केट चाइना में नहीं रखना चाहता। Tata Electronics has signed a deal with Taiwan's Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation to set up India's first chip manufacturing plant in Gujarat. PCMC will provide design and construction expertise for the greenfield fab. It will also provide engineering support for the transfer of technologies. The facility will have a production capacity of up to 50,000 wafers a month. Shilpa Ranipeta spoke with Tata Sons chairman N. Chandrasekaran and PCMC's Frank Huang on their partnership. टाटा ग्रुप और PSMC पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन मिलकर गुजरात के ढोलेरा में अपना सेमीकंडक्टर फैब बना रहे हैं, जिसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। इसका कारण ये है कि ताइवान हमें टेक्निकल नो हाउ दे रहा है जो उसने 40 साल में कमाया है। पर हमारे मन में फिर से एक सवाल उठता है, अभी ही क्यों? इतनी मेहरबानी अभी क्यों? तो हमारे पास सबसे बड़े 2 ताकतें हैं। पहला, डिजाइनिंग। इंडिया 20% चिप्स खुद ही डिजाइन करता है। सेकंड, इस मार्केट। हम हर साल अरबों खरबों डॉलर्स के चिप्स इंपोर्ट करते हैं। अगर यही चिप्स हमने इंडिया में बनाना शुरू कर दिया तो हमें बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। क्या इंडिया अगला ताइवान बन सकता है? चैलेंजेस बहुत है। पानी की भारी मात्रा में ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट चाहिए और $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए। लेकिन द सिलिकॉन ड्रीम अब भारत की एक ज़रूरत बन चुका है। क्या इंडिया इस रेस में आगे बढ़ भी पाएगा कि नहीं? सो आज की इस वीडियो को हम यही रैप अप करते हैं। ये थी ताइवान की स्टोरी, जो एक गरीब देश से एक टेक जायंट बना। आप अपने विचारधाराएं कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हैं।